Good morning. 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 राधे राधे. राधे राधे. जय श्री राधे. जय श्री राधे. राधे राधे. राधे राधे. तो आज हमारा शुरू करते हैं 3D का अगला लेक्चर. लास्ट टाइम पे जो हमने 3D के बारे में पढ़ा था, जितना पढ़ा था उससे आगे शुरू करते हैं. हमारा हो गया था 3D के अंदर गोले का समीकरण हो गया था और वृत्त का हो गया था कि गोले से वृत्त कैसे बनता है ना. तो गोले से वृत्त तक अब हम आ चुके हैं. वृत्त पे आ गए. अब हमारा जो कहानी है वो है वृत्त का समीकरण कैसे निकले, है ना. वृत्त का समीकरण कैसे ज्ञात हो, सॉरी, वृत्त का केंद्र कैसे ज्ञात हो, सेंटर ऑफ द सर्कल. सेंटर ऑफ द सर्कल, इसे ध्यान देना. आप थोड़ा सा ये हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप पकड़ लोगे इसको. वृत्त का केंद्र, त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं ये तो हम कल पढ़ चुके. अब आज हम केंद्र ज्ञात करेंगे. वृत्त का केंद्र ज्ञात करना, सेंटर ऑफ द सर्कल. सेंटर ऑफ द सर्कल. हाँ, भयंकर ठंड है आज, बहुत जबरदस्त ठंड जो है. सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है. हाँ, सर्दी अच्छी खासी है, जबरदस्त पड़ रही है. और अभी तो शायद मुझे लगता है कि कम से कम संक्रांत तक तो ये इसी तरीके से बढ़ती रहेगी, या बढ़ेगी नहीं तो कम से कम कांस्टेंट तो रहेगी, गिरने वाली तो है नहीं. संक्रांत के बाद होगा. शायद छुट्टियां भी बहुत बढ़ा दी है, 15-16 तारीख तक. आसपास के इलाकों में जो छोटे बच्चे हैं 5th क्लास तक के, उनकी तो शायद छुट्टियां 15-16 तक कर दी, 16 तारीख तक, यानी संक्रांत के बाद तक छुट्टियां कर दी. ठीक भी है, कोई गलत भी नहीं है. तो क्योंकि छोटे बच्चों को स्कूल भेजना माँ बाप के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे होते हैं, फिर उनका टिफिन तैयार करना, उनको कपड़े पहनाना, और फिर वो उनको तैयार करना अच्छे से कि ठंड ना लग जाए, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है. तो बढ़िया है, ठीक है. तो सेंटर ऑफ द सर्कल कैसे निकलेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा. मामला थोड़ा सा जटिल है. पहली बात तो कि हो क्या रहा था. हो ये रहा था कि हमारे पास एक गोला था. एक गोले को एक समतल काटता है. ये लेते हैं आपका गोला. इस गोले को एक समतल काटता है, तो गोले का समीकरण मान लेते हैं ये है. गोले का समीकरण ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0. ये आपके गोले का समीकरण हो गया. ठीक है. यहां से आप केंद्र निकाल सकते हैं और त्रिज्या निकाल सकते हैं. जब आप इसका केंद्र निकालेंगे तो इसका केंद्र तो हो जाएगा माइनस का u माइनस का v और माइनस का w, और त्रिज्या निकालेंगे तो r बराबर हो जाएगी अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर और माइनस का डी. ये आपकी त्रिज्या हो गई. अब शुरू करते हैं समतल से इसको कटवाना. समतल काटेगा तभी वृत्त बनेगा. तो ये लेते हैं एक समतल जो इसको कट कर रहा है. जैसे ही एक समतल इसको कट करेगा, कट करते ही एक वृत्त का निर्माण होगा.
ये वृत्त बन गया। इस वृत्त की त्रिज्या भी होगी, केंद्र भी होगा। इसका केंद्र यहां कहीं होगा। अब हमें बताना है इसके केंद्र के निर्देशांक क्या है। इसके केंद्र के निर्देशांक क्या है, तो ये अब हमारा हिस्सा है जो हम सॉल्व करना है। त्रिज्या कैसे निकालते हैं वो तो मैं बता ही चुका कि इसकी त्रिज्या कैसे निकलती है। इसकी त्रिज्या का कंसेप्ट था कि गोले का जो केंद्र है, गोले का केंद्र है ना, सी नाम दे देता हूं। गोले के केंद्र से समतल के ऊपर लंब डालिए, लंब दूरी p, और ये आपकी गोले की त्रिज्या कैपिटल R, और इन दोनों से हमें मिल जाएगी, हमें वर्त की त्रिज्या स्मॉल r। तो ये हमारा तरीका था जो हमने कल त्रिज्या निकालने के लिए, वर्त की त्रिज्या निकालने के लिए इस्तेमाल किया। r बराबर √r² माइनस p²। तो पहले यहां तक देख लो, यहां तक किसी को कोई परेशानी ना हो, यहां तक सब ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। कैपिटल R और P जो है वो लंब डाला गया था और R दूरी थी। यहां तक का हिस्सा कल का था हमारा, और कल कई सवाल भी किए थे हमने इसके ऊपर, तो यहां तक हमारा निपट चुका था। अब मामला है केंद्र का, कि केंद्र कैसे आएगा। तो पहले एक चीज गौर करो कि जो आप गोले के केंद्र से जो लंब डालेंगे वो सीधा वृत्त के केंद्र से होते हुए जाएगा। ये बात तो कन्फर्म है, क्योंकि वर्त कहीं और तो आएगा नहीं। गोले के केंद्र से जो भी लंब डालोगे वो लंब सीधा वृत्त के केंद्र से होता हुआ जाएगा, वृत्त के केंद्र से होता हुआ जाएगा। यानी अगर मैं गोले के केंद्र और वृत्त के केंद्र को मिलाऊं तो यह समतल पे लंब होगा। ये जो लाइन है ये समतल पर लंब होगी। सही है गलत है? ये लाइन दोनों के केंद्रों से जाएगी, नंबर एक बात। गोले के केंद्र से भी जाएगी, वृत्त के केंद्र से भी जाएगी। नंबर दो, ये समतल के अभिलंब होगी, समतल के अभिलंब होगी। तो दो बातें इसके बारे में, इस लाइन के बारे में दो बातें। दोनों केंद्रों से जाती है, समतल के लंबवत है। तो इस लाइन की दो खास बात आज हमें पता लग गई। नंबर एक, दोनों केंद्र से जाएगी। नंबर दो, समतल के लंबवत होगी। समतल के लंबवत होगी। इस लाइन की दो खास बात है, दोनों के केंद्र से जाती है, समतल के लंबवत होती है। इस रेखा का अगर समीकरण निकाल लें तो, अब किसी भी रेखा का समीकरण निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती है। किसी भी रेखा का समीकरण निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती है। 3D में जब आप किसी रेखा का समीकरण निकालते हैं तो आपको एक तो बिंदु चाहिए होता है जिससे रेखा गुजरती है। कोई भी एक बिंदु, रेखा पे अनंत बिंदु है, उसमें से कोई भी एक बिंदु अल्फा बीटा गामा आपके पास होना चाहिए। नंबर दो, उसके दिक् अनुपात होने चाहिए, या दिक्कोजय हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि दिक्कोजय दिक् अनुपात ही होती है। तो दिक्कोजय हो या दिक् अनुपात हो, ये दो चीजें अगर आपके पास हो तो आप रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। और समीकरण हो जाता है x माइनस अल्फा बटा ए, y माइनस बीटा बटा m, z माइनस गामा, ये ए बी, z माइनस गामा बटा सी। तो ये दो चीजें अगर आपके पास है तो आपके पास रेखा का समीकरण है। तो पहले देखो हमारे पास ये दो चीजें हैं क्या, क्योंकि ये दो चीजें अगर नहीं है तो समीकरण नहीं आएगा। अगर ये दो चीजें नहीं है तो समीकरण नहीं आएगा, लेकिन हमारे पास दोनों चीजें हैं। कैसे है दोनों चीजें? पहली बात तो हमें वृत्त, गोले का केंद्र पता है, गोले का केंद्र हमें पता है, और गोले का केंद्र रेखा के ऊपर स्थित है। तो हमें एक बिंदु मिल गया जिससे रेखा गुजरती है, एक बिंदु मिल गया जिससे रेखा गुजरती है, एक बिंदु मिल गया जिससे रेखा गुजरती है। एक ही बिंदु चाहिए था, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा कौन है? वो बिंदु है जिससे रेखा गुजरती है। तो रेखा केंद्र से गुजरती है तो केंद्र के निर्देशांक होंगे, क्योंकि गोले का समीकरण होगा, गोले का समीकरण होगा तो केंद्र भी होगा, केंद्र होगा तो ये निर्देशांक होंगे, और ये होंगे तो हमें रेखा का एक बिंदु मिल जाएगा। तो बिंदु तो मिल गया, ठीक है, बधाई हो, बिंदु मिल गया। तो बिंदु रखते ही अल्फा की जगह माइनस यू प्लस माइनस वी और माइनस डब्ल्यू। तो बिंदु की पूर्ति तो हो गई, बिंदु की पूर्ति हो गई। अब चाहिए दिक् अनुपात, दिक् अनुपात का काम भी हो जाएगा। गौर करो कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन केंद्र से जा रही है, ये समतल के लंबवत है।
ये इस समतल के लंबवत है, और समतल का जो समीकरण होता है, समतल का जो समीकरण होता है, उस समतल के समीकरण में ये जो ए बी सी होते हैं, जो एक्स वाई जेड के गुणांक होते हैं, ये अभिलंब के दिक् अनुपात होते हैं। जो आपका समतल का समीकरण होता है, समतल के समीकरण में, समतल के समीकरण में, समतल का जो समीकरण होता है उसमें ये जो x के आगे गुणांक है, जो y के आगे गुणांक है, जो z के आगे गुणांक है, वो समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात होते हैं। और ये रेखा तो अभिलंब ही तो है। अब लिखा सेकंड नंबर, समतल के लंबवत होगी, समतल के लंबवत होगी मतलब अभिलंब होगी, ये अभिलंब ही तो है। तो ये दिक् अनुपात इसी के हैं, इसी के हैं। समतल के जो दिक् अनुपात होते हैं, समतल के खुद के दिक् अनुपात होते ही नहीं है, समतल तो अभिलंब के दिक् अनुपात लेके घूमता रहता है ना। हम भी लेके घूमते थे कई बार, जब छोटे होते हैं तो अपने बड़े भाई बहनों की सामान लेके घूमते रहते हैं। तो बस वही है, ये भी बेचारा गरीब है ना, अपने छोटे भाई बड़े भाई बहनों के चीजें लेके घूमता रहता है। तो ए बी सी जो है इसके खुद के नहीं होते, ये जो ए बी सी होते, इसलिए हम कभी ये नहीं बोलते समतल के दिक् अनुपात, समतल के होते ही नहीं है ना, समतल के होते ही नहीं है। अब छोटा बच्चा कोई हो, 5 साल का हो या 10 साल का हो, और वो आईफोन लेके घूम रहा हो, तो हम सीधा यही कहेंगे ना कि पापा का है या मम्मी का है, ऑब्वियसली बात है, उसका तो नहीं हो सकता। तो वहीं पे यहाँ पे भी वही है कि जो समतल होता है उसके खुद के दिक् अनुपात नहीं होते। वो जब आप 3D सीनियर सेकेंडरी वाले पढ़ेंगे, जब मैं पढ़ाऊं तो चल रही है, उसमें जब आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि समतल के अभिलंब के, समतल के खुद के दिक् अनुपात क्यों नहीं हो सकते। जैसे आपको ये समझ में आता है कि 5 साल के बच्चे का खुद का मोबाइल नहीं हो सकता, ये समझ में आता है ना कि 5 साल के बच्चे के पास अगर मोबाइल है तो वो खुद का नहीं है, वो उसके मम्मी पापा दादा दादी किसी का है। तो सेम वही बात है, ऐसे समतल के साथ भी बेचारे के साथ यही प्रॉब्लम है, इसके खुद के दिक् अनुपात नहीं हो सकते, एलिजिबल नहीं है, ये खुद के दिक् अनुपातों के लिए एलिजिबल नहीं है। जैसे 5 साल का बच्चा मोबाइल के लिए एलिजिबल नहीं है, वैसे ये भी एलिजिबल नहीं है। तो उसकी चर्चा उस समय करेंगे। फिलहाल तो यहाँ तो आगे बढ़ते हैं कि ये जो ए बी सी होते हैं, जो एक्स वाई जेड के जो गुणांक होते हैं, वो अभिलंब के दिक् अनुपात होते हैं, और ये अभिलंबी है, तो ये दिक् अनुपात इसके काम आ जाएंगे। तो ये हो गए ए बी सी। तो आपके रेखा का समीकरण तैयार हो गया जिसकी हम बात कर रहे थे। अब रेखा का समीकरण हमने क्यों बनाया? रेखा का समीकरण हमने इसलिए बनाया कि अगर हम केंद्र को ध्यान से देखें, अगर हम वृत्त के केंद्र को ध्यान से देखें, तो वृत्त का केंद्र समतल और रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु है, समतल और रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु है। ये कुछ और नहीं, जो वृत्त का केंद्र है आप लोगों के लिए, वो एक्चुअल में, जो वृत्त का केंद्र है वो एक्चुअल में बराबर है समतल रेखा प्रतिच्छेद बिंदु। ये समतल और रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु है। समझ गए? क्लियर हुआ? यहाँ पे बात समझ में आई है कि ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये कौन है? ये जो देखो बना कैसे, केंद्र को देखो, केंद्र बना कैसे, ये जो लाइन है, ये लाइन यहां से गुजरी है और समतल में छेद करते हुए गई है। जहां से ये लाइन समतल में छेद करते हुए जाएगी, वो छेद ही तो केंद्र है, वो छेद ही तो केंद्र है। तो आपको वो छेद निकालना है, मतलब वो केंद्र निकालना है। और वो कब निकलेगा? जब दोनों को सॉल्व करोगे, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु दोनों को हल करने से आते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु दोनों को हल करने से आते हैं। अब हमें क्या करना है? समतल को और रेखा को दोनों को सॉल्व करना है, वो पॉइंट निकालना है जो दोनों पर है। जो दोनों पर है वो प्रतिच्छेद बिंदु है, जो प्रतिच्छेद बिंदु है वही वृत्त का केंद्र है। तो हमें अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दो इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है, और इन दोनों को सॉल्व करके प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। क्लियर हो गया? और जो आंसर आएगा वही आंसर है, बस यही सारा वृत्त का केंद्र है। तो सॉल्व कैसे करते हैं वो देखो। अब समीकरण बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, इनको सॉल्व करने के लिए हम मानते हैं कि यहां पे रख दिया लैम्डा, जिसे रेखा का प्राचल रूप कहते हैं, बराबर में लैम्डा ले लिया। लैम्डा लेके एक्स का मान निकाल लिया, ए लैम्डा माइनस यू, वाई बराबर बी लैम्डा माइनस वी, जेड बराबर सी लैम्डा माइनस डब्ल्यू। ये आपका एक्स वाई जेड आपने लैम्डा के पदों में निकाल लिए। ये एक्स वाई जेड, ये जो पॉइंट आया एक्स वाई जेड, ये समतल पे भी होगा,
क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु दोनों पे होता है। ये ले जाके यहां रख दो और सॉल्व कर लो। इसे ले जाके समतल को देने पर, समतल में रखने पर, ए एक्स की जगह आ गया आपका ए लैम्डा माइनस यू प्लस बी लैम्डा माइनस वी प्लस सी लैम्डा माइनस डब्ल्यू और प्लस D1 बराबर 0। ब्रैकेट खोल लो, पदों को एक तरफ कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और लैम्डा कॉमन आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला भी बन रहा है अब आपका, सीधा फॉर्मूला लगा के भी आप इसको कर सकते हो। तो ए यू प्लस बी वी प्लस सी लैम्डा माइनस D1 और लैम्डा बराबर आ गया ए यू प्लस बी वी प्लस सी डब्ल्यू माइनस D1 बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये लैम्डा का मान आ जाएगा। अब ये लैम्डा का मान आने के बाद में लैम्डा का मान जाके वहां वापस रख दो, है ना, वहां पे जाके वापस रख दो यहाँ पे, और आपका प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा। और ये प्रतिच्छेद बिंदु ही आपका वृत्त का केंद्र है। यह प्रतिच्छेद बिंदु ही वृत्त का केंद्र है। बस ये आपको करना होगा, ठीक है ना। वैसे फॉर्मूला याद मत करिएगा, क्योंकि याद करने का मुझे लगता नहीं कोई ज्यादा फायदा होगा आपको, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला याद भी करोगे, आप लैम्डा निकालोगे, तो लैम्डा निकालने के बाद लैम्डा निकालने से आंसर थोड़ी आ जाएगा। लैम्डा निकालने के बाद में आपको रेखा का समीकरण भी चाहिए, आपको रेखा का समीकरण भी चाहिए होगा। रेखा का समीकरण में लैम्डा बराबर रखोगे, फिर एक्स वाई जेड का मान आएगा, तो काम तो वही पढ़ना है। तो इससे अच्छा है सीधा ही कर लो, क्यों इतना सारा याद करने वाला तो वैसे भी कम से कम ही रहे, तो उतना ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे ये बात समझ में आ जाए, है ना। एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे ये बात समझ में आ जाए। एग्जाम्पल, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4z माइनस 11 बराबर 0। और दूसरा है आपका x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 15 बराबर 0। ये समतल है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4z माइनस 11 बराबर 0 और x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 15 बराबर 0। अब इस वृत्त का हमें केंद्र निकालना है। तो एक गोला हो गया, एक समतल हो गया, मतलब एक वृत्त हो गया। तो ये जो वृत्त है इसे निकालना है, ठीक है। ये आपका वृत्त हो गया। इस वृत्त का आपको केंद्र निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला हिस्सा क्या था हमारा, क्या किया था हमने, ठीक है। तो आपको गोले का केंद्र निकालना है। गोले का केंद्र निकालकर इस रेखा का समीकरण निकालना है। रेखा के समीकरण में, है ना, अल्फा बीटा, तो आपका गोले का केंद्र जो होगा वो तो गुजरने वाला बिंदु हो जाएगा, और समतल के जो दिक् अनुपात है वो रेखा में नीचे आ जाएंगे। रेखा का समीकरण तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो वही करते हैं हम लोग। आ जाओ, गोले का केंद्र निकाल लेते हैं। गोले का केंद्र निकालोगे तो 2u, u का कोई मान नहीं है, x का कोई पद नहीं है, तो 2u बराबर 0, जिससे u बराबर 0 आ गया। 2v बराबर, v का मान हमारा माइनस का 2 है, ये माइनस का 2 हो गया। v बराबर माइनस 1 आ गया। तीसरा हो जाएगा आपका 2w, ये आपका UVW आ गया। केंद्र निकाल लो, गोले का केंद्र, वर्त का नहीं, गोले का केंद्र। गोले का केंद्र होता है माइनस का u
माइनस का v और माइनस का w। जीरो वन टू है ना, गोले केंद्र के 0 1 2, ठीक है, 0 1 और 2। अब आ जाओ रेखा का समीकरण निकालने के लिए। ये दिक् अनुपात काम आ जाएंगे, ये हो गया आपके दिक् अनुपात और वो हो गया आपका बिंदु। तो रेखा का समीकरण हो गया रेखा का समीकरण हो गया आपका x माइनस जो बिंदु है वो इस्तेमाल करो, बिंदु है 0 1 2, ये हो गया 0 1 और 2, 0 1 2 0 1 2 वो आ गया। दिक् अनुपात 1 2 और 2, ये आपका रेखा का समीकरण बन गया। ये रेखा कौन सी है? ये रेखा वो है जो गोले और वृत्त के केंद्र से जाएगी, समतल के लंबवत होगी। समतल के तो ये लंब होगी, जो आपका समतल है उसके ये लंबवत होगी और दोनों के केंद्रों से होती हुई जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस रेखा का और इस समतल का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु। तो बराबर में लिया लैम्डा और एक एक अनुपात को इसके बराबर में ले लो, x बराबर 1, x बराबर लैम्डा ना, पहले इसको लिया x बराबर लैम्डा, फिर इसको लिया y बराबर 2 लैम्डा प्लस 1, z बराबर 2 लैम्डा प्लस 2। अब ये बिंदु जो है प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो, रेखा और समतल का प्रतिच्छेद बिंदु, रेखा और समतल का प्रतिच्छेद बिंदु। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, रेखा ये आपका आ गया। इसे ले जाके रख दो समतल के अंदर, समतल के अंदर x की जगह लैम्डा, y की जगह 2 लैम्डा प्लस 1, z की जगह 2 लैम्डा प्लस 2 और -15 बराबर 0। तो ये रखने पर हमारे पास हो जाएगा x की जगह लैम्डा प्लस 2, y की जगह 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस z की जगह 2 लैम्डा प्लस 2 -15 बराबर 0, -15 बराबर 0। ये हो गया लैम्डा प्लस 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 -15 बराबर 0। तो इसमें अगर हम करें 2 4 15, ये हो गया आपका 9 लैम्डा 6 और माइनस का 9 बराबर 0, इससे लैम्डा बराबर आ गया आपका 1। अब लैम्डा का मान 1 रख दो और एक्स वाई जेड के मान निकाल लो। एक्स बराबर था लैम्डा, वाई बराबर था 2 लैम्डा प्लस 1, जेड बराबर था 2 लैम्डा प्लस 2। यहाँ पे लैम्डा का मान रखने पर लैम्डा का मान 1 है, लैम्डा का मान 1 रखने पर एक्स बराबर 1, वाई बराबर 3, जेड बराबर 4। तो आपके प्रतिच्छेद बिंदु आ गए 1 3 4 और यही आपके वृत्त का केंद्र है। तो फाइनली बधाई हो आप सभी को, आपको वृत्त का केंद्र मिल गया। ये आपका आंसर है।
अब इसमें किसी को कोई किंतु परंतु, कोई समस्या, कोई और चीज है तो बताओ, क्योंकि वर्त का केंद्र और त्रिज्या निकालने का सवाल पेपर में आता है ना। जमी बात। क्या राय है आप लोगों की? बाकी लोग बड़े शांत है। बाकी सभी लोग बाकी लोग भी प्लीज मैसेज करते रहें, हाँ ना कुछ तो बताते रहें। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ वीडियो चालू करके चले जाएं, है ना। कई तरह के भी लाइव क्लास तो ले रहा हूँ, इस कमरे में वीडियो चालू करके लाइव क्लास का और दूसरे कमरे में चले गए या कहीं और काम में चले गए, इससे ये फीलिंग आती रहेगी कि क्लास तो चल रही है ना। हम एज ए सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमारे इंसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा करते हैं, औपचारिकताएं जो है ना वो बहुत ज्यादा करते हैं, और औपचारिकताओं से हमें फीलिंग भी आ जाती है। बड़ी अजीब बात ये है कि हमारी औपचारिकताओं से हमें फीलिंग भी आ जाती है। आप देखिए, गौर करके देखिए, हमें औपचारिकता, क्योंकि अब कई लोग ऐसे होते हैं, अब जो ज्यादातर जो बच्चे आते हैं, कई बार नहीं आते हैं, बोले सर हम इतने वीडियो देख लेंगे, हम इतने वीडियो देख लेंगे। उनसे कोई बैठ के पूछे या कि भाई इतने वीडियो अगर आपने डेली के 10 वीडियो देख भी लिए तो उसका क्या फायदा होगा? अगर आपने कोर्स 2 महीने में कर लिया, कोर्स करने का मतलब ये थोड़ी आपने खूब सारे वीडियो देख लिए। तो ऐसी औपचारिकताएं पे मत जाइएगा, ये बेकार है ना। लेकिन इंसान का मन इनसे शांति प्राप्त करता है कि हाँ ठीक है ना, कि कोई बात नहीं, हम औपचारिकताएं हो रही है तो भी ठीक है, ऐसे लगना चाहिए, है ना। जिंदा है तो जिंदा जैसा लगना चाहिए, बस वही फीलिंग चाहते हैं। लगा के वीडियो छोड़ दो, कहीं भी चलने दो, ठीक है चल रहा है ना, सुनू ना सुनू, सुन तो चाहे मैं बाद में भी लूंगा, लेकिन क्लास हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करिएगा। नहीं वो कोई बात नहीं, मैं वो बता रहा हूँ कि थोड़ी औपचारिकताओं से बच के रहिएगा, क्योंकि औपचारिकताएं मन को शांति जरूर देती है लेकिन सिलेक्शन नहीं देती। औपचारिकताएं आपके मन को शांति जरूर दे देगी कि भाई आपने किया, आपने अपनी मेहनत पूरी की, आपने वो सब कुछ किया। ये एक छोटा सा जो झूठा सेटिस्फेक्शन है वो आपके दिमाग को जरूर मिल जाएगा, लेकिन विश्वास करिए सिलेक्शन नहीं आता इससे, इससे सिलेक्शन नहीं आता है। मन की शांति तो मिल जाती है, लेकिन मन की शांति चाहिए या सिलेक्शन चाहिए, तो ऐसा कुछ मत करिएगा। और आप ज्यादातर खुद भी बातों बातों में आप बातें पकड़ लेते हैं, कि ज्यादातर बच्चे जब आते हैं ना, किसी से आप बात करके देखिए, मोस्टली 80% से ऊपर बच्चे, बता रहा हूँ 80% से ऊपर आने वाले बच्चे हमेशा एक ही सवाल पूछते हैं, सर मेरा कोर्स हो जाएगा, सर मेरा कोर्स हो जाएगा। मैंने बहुत, ये 10 से 15% बच्चे हो गए जिससे मैंने सुना कि सर सिलेक्शन कितने में आ जाएगा, सिलेक्शन कैसे आएगा। 10 से 15% बच्चे ही ऐसे होंगे जिन्होंने ये क्वेश्चन मुझसे किया होगा कि सर सिलेक्शन कैसे आ जाएगा। 80 से ज्यादा ही प्रतिशत होगा ये, आते ही पहला सवाल यही दागते हैं, मेरा कोर्स हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि वो बिल्कुल ना समझ है, वो औपचारिकताएं करने आया है, वो खातना पूर्ति करने आया है, वो यहाँ पे आके कैसे ना कैसे दिखना चाहता है कि वो पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है। सिलेक्शन को लेके ज्यादा सीरियसनेस उसमें नहीं है, कि अगर सिलेक्शन को लेके सीरियसनेस होती तो उसके सवाल बदले हुए होते। वो कोर्स पूरा करने के पीछे नहीं भागता, वो खाना पूर्ति करने के पीछे नहीं भागता, वो भागता सिलेक्शन के पीछे। उसका सवाल पहला यही होता कि मैं कितना पढ़ूं कि मेरा सिलेक्शन आ जाए। वो हर बात में उसका सिलेक्शन झलकता, हर क्वेश्चन में उसके सिलेक्शन की बातें झलकती, ना कि ये बातें झलकती कि मेरा कोर्स हो जाए। वो क्या चाह रहा है, देखो सोचो, बात में दोनों बातों में रात दिन का अंतर है। अगर आपको साइकोलॉजिकल या ये बातें नहीं समझ में आ रही है तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप डिफरेंस को समझे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो ये कहता है ना कि मेरा कोर्स हो जाएगा, वो क्या चाह रहा है, सोचो। वो चाहता है सिलेक्शन हो ना हो, मेरी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए कि मेरा कोर्स हो गया। अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली समझे, या उसका मन में यही बैठा हुआ है। वो सामाजिक व्यक्ति है जो समाज में दिखना चाहता है कि वो पढ़ रहा है, परिवार वालों को दिखना चाहता है पढ़ रहा है, और खुद को भी दिखना चाहता है कि वो पढ़ रहा है। उसने अपना कोर्स पूरा किया है, उसने जो पैसे दिए थे कोर्स के वो उसने पूरा किया है, वो सब कुछ किया है। सिलेक्शन वो तो तकदीर की बात है, आए नहीं आए कोई बात नहीं,
लेकिन मैंने पूरे पैसे दिए थे, सर को इतने पैसे दिए थे, मैंने वसूल कर लिए। अब जो इस माइंडसेट के साथ आता है कि सर को पैसे दिए थे और पैसे वसूल कर लिए, तो बस वहां तो सिलेक्शन का तो कोई जिक्र नहीं है, ना उसको चाहिए। इतना सीरियस होता तो उसके, आप जिसके प्रति सीरियस होते हैं वो आपके मुंह पे आता ही आता है ना। जिस चीज के प्रति आप सीरियस होते हो वो आपके मुंह पे आएगा ही आएगा। अगर आपके मुंह पे सिलेक्शन वर्ड आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब आप सीरियस नहीं है उसके प्रति। वरना अगर सीरियस होते तो वो झलकता, अपने आप ही झलकता। मुझे सिलेक्शन, अब देखो कई लोग होते हैं जो भयंकर सीरियस होते हैं, दिन में 50 बार यही बातें करते हैं, मेरा सिलेक्शन कैसे आ जाएगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। वो कभी भी कोर्स वोर्स की बातें नहीं करते, वो सीधी सिलेक्शन की बातें करते। उन्हें पूरे कोर्स से कोई मतलब नहीं होता। उनके चाहे पैसे डूब जाए, आधा कोर्स भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिलेक्शन आना चाहिए। आधे कोर्स पे भी वो एग्री है, वो 50% कोर्स पे भी एग्री है, बस सिलेक्शन आ जाए। और दूसरा एक है, सिलेक्शन आए ना आए, कोर्स पूरा चाहिए सर। कोर्स पूरा है या नहीं है? पूछो पूरे कोर्स का क्या करोगे? आप समझो, उसके समझ को देखो। पूरे कोर्स का क्या करेगा बेटा? पूरे कोर्स का क्या करेगा? ये वो है जो सिक्कर कोटा जाते हैं, नोट्स पूरे लेके आते हैं। मजाल है एक भी फाइल कम लेके आए या एक भी डीपीपी कम लेके आए, एक दो और पड़ोसियों की ओर उठा लाएंगे। थैले में जितनी खुद की हैं उतनी तो है ही है, उसमें तो एक भी कम नहीं की होगी, प्लस दो तीन और पड़ोसियों की ओर उठा लाएंगे, कम नहीं लेके आएंगे। क्योंकि अब वो क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन तो आना नहीं आना, अब वो कर रहे हैं पैसे की भरपाई। कोचिंग वाले को दिए ऐसे कैसे, ट्यूबलाइट खराब कर देंगे, बल्ब खराब कर देंगे, तार तोड़ देंगे, भरपाई शुरू करेंगे। लेकिन ये वो लोग हैं जिनको सिलेक्शन चाहिए ही नहीं। आप बातें देखो, आदमी कहते हैं ना कि आदमी और बोल के झूठ बोल सकता है, लेकिन उसके हाव भाव, उसका इंटेंशन कभी नहीं बदल सकता। वो उसका इंटेंशन में आपको वो नजर आ जाएगा कि वो क्या चाहता है। तो ये 10 से 15% बच्चे ही सीरियस को सिलेक्शन को लेकर सीरियस होते हैं। बाकी लोगों का सिर्फ यही मोटिव होता है, मेरा कोर्स हो जाए, बस मेरा कोर्स हो जाए, बस मेरा कोर्स हो जाए, बस दैट्स इट। यहाँ पे सिलेक्शन की कोई, उन्हें पूरा कोर्स करवा दो, सिलेक्शन मत कराओ जाए, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा उनका। कोर्स पूरा होना चाहिए। कोर्स में अगर एक टॉपिक कम है, एक टॉपिक भी अगर कम है, तो उनको लग रहा है पैसे डूब गए, अमित जी पैसे खा गए, मरवा दिया, पैसे खा गया बंदा, पैसे खा गया, ये टॉपिक तो नहीं करवाया। अरे तेरा सिलेक्शन, सिलेक्शन छोड़ दो, टॉपिक नहीं करवाया। वो देखो, वो एक सेकंड ग्रेड में या फर्स्ट ग्रेड में वो टॉपिक लिखा हुआ था, कहाँ है वो, कहाँ है वो टॉपिक? कई बच्चे आएंगे, आते पहले पूरे कोर्स की टॉपिक लिस्ट बनाएंगे, सारे टॉपिक सर ने करवा रखे हैं नहीं करवा रखे। अब इनका माइंडसेट समझ में आ रहा है कि इनका क्या है, इनका सिलेक्शन माइंडसेट है ही नहीं। इनका है पूरा पैसा वसूल, पूरा पैसा वसूल करके ही जाऊंगा, ऐसे थोड़ी है। एक एक पैसा, एक एक रुपया जो है वसूल करके जाना है। अब जो पैसा वसूल करने आया है उसको सिलेक्शन का क्या लेना देना है? वो बस कंटेंट देखता है, कोर्स पूरा चाहिए उसको, उसको सारी पीडीएफ चाहिए, सारी पीडीएफ दो उसको, टोटल पीडीएफ दो, सारी पीडीएफ चाहिए, डबल दे दो तो और ही अच्छी बात है। पीडीएफ सारी चाहिए, वीडियो सारे चाहिए, टॉपिक सारे चाहिए, सिलेक्शन मत दो चाहे, वो बाद में देखते रहेंगे। तो जो इस चीज के साथ है, और वहीं आप एक अपोजिट देखिए, वहां एक अपोजिट देखिए जिसको सिलेक्शन चाहिए, वो इन चीजों के पीछे नहीं भागता। वो कहता सिलेक्शन किससे आएगा, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है जिससे सिलेक्शन आता है, मुझे सिलेक्शन बताओ, सिलेक्शन कैसे आता है, कट ऑफ क्या है। उन लोगों को देखिए, कभी कट ऑफ की चर्चा नहीं करेंगे। वो लोग जिसको कोर्स पूरा करना है ना, वो कभी कट ऑफ की चर्चा नहीं करेगा। कट ऑफ क्या रहती है, कितने मिनट में पेपर पूरा करना होता है, इतने में पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कौन कौन से टॉपिक मैं छोड़ सकता हूं। जो बच्चा जब ये बात करता है ना, इसका मतलब वो मिच्योर है। मेरे लिए वो बच्चा मिच्योर है जो आके ये कहता है कि सर मैं कौन कौन से टॉपिक छोड़ सकता हूं, इसका मतलब ये बच्चा मिच्योर हो गया, ये समझदार हो गया। ये सिलेक्शन वाला बच्चा है जो ऐसी बातें कर रहा है, वो सिलेक्शन वाला बच्चा है, क्योंकि उसका दिमाग बदल गया है। उससे पैसा वसूल करके नहीं जाना है यहाँ से, उसे सिलेक्शन लेके जाना है। जो टॉपिक छोड़ना ही पड़ेगा आपको, आप जीनियस से जीनियस क्यों ना हो, अगर आप इस बार के आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के टॉपर भी हो, तब भी आप 150 क्वेश्चनों में से 110 से ऊपर नहीं कर सकते। नहीं किए हैं, पीछे मुड़ के देख लो। 2022 का टॉपर है, उठा के देख लो, सेकंड ग्रेड का देख लो, 150 कर पाया नहीं कर पाया। इवन शायद 100 के आसपास भी नहीं कर पाया होगा, 100 या 105 रहे होंगे ज्यादा, या रहे होंगे तो 105 से ऊपर नहीं रहे होंगे। यानी 100 में से 150 में से 45 क्वेश्चन वो भी छोड़ के आया है। मतलब वो 45 क्वेश्चन छोड़ देगा टॉपर, लेकिन आप नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आपको तो पैसे वसूल करने। तो जिसे पैसे वसूल करने हैं उसको सिलेक्शन का क्या लेना देना? जिसे पैसे वसूल करने हैं उसे सिलेक्शन से क्या लेना देना? तो जब आप ऐसे मिच्योर बातें करते हैं ना, तो ये आपके इंटेंशन को दिखाता है कि आपको क्या चाहिए। जो यहाँ से दोनों बातों से हमें समझ में आता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, कोर्स हमें पूरा करवाना है,
हमें तो सारी चीज़ें करवानी है, वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम तो बस वो माइंड सेटअप देखते हैं जब बच्चा ऐसे सवाल बच्चा क्या सवाल हमसे पूछता है, बस हमसे उससे पता चल जाता है क्योंकि हमें भी तो पता होना चाहिए। अब हमारे पास 600 बच्चे पढ़ते हैं, ऑब्वियसली बात है सारे तो सिलेक्शन नहीं देंगे, ये तो आप भी जानते हैं, यहाँ हम भी जानते हैं। लेकिन कौन देगा ये कैसे पता चलेगा हमें? हमें इस बात का कैसे पता चलेगा कि कौन बच्चा जो है वो सिलेक्शन देने वाला है? बस ये आपके सवालों से ही पता लगता है हमें। जो आपके सवाल आते हैं ना, इससे पकड़ में आ जाता है कि क्या माँग रहा है वो, किसकी डिमांड उसके दिमाग में है। वो जिसकी डिमांड उसके दिमाग में है बस वही हमारा तय हो जाता है कि ये देगा, पक्का देगा। इसको थोड़ा-सा गाइड और कर दो, ये देगा। तो ये समझो आपके सवालों में ही आपके उत्तर छुपे पड़े हैं, अलग नहीं है कुछ। बात वो नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बच्चे हमारे पास आते हैं, उनके सवाल समझा रहा हूँ आपको, कि वो कैसे सवाल हमसे करते हैं। वो कभी भी वो जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना, उनके ऊपर बात नहीं करते। जिससे सिलेक्शन आता है, वो कभी भी उनके ऊपर बात नहीं करते। वो उनके ऊपर बात नहीं करते। उनमें से कभी भी आपको बहुत कम बच्चे ऐसे मिलेंगे जो ये ढूँढते हो कि इस टॉपिक से कितने सवाल आते हैं, इस टॉपिक से आप में से याद करिए जितने भी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, उसमें से कितने बच्चे हैं पहले जाके ये ट्राई करके आए हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन-कौन से टॉपिक छोड़ सकते हैं और कौन से कर सकते हैं। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो जाके पहले ये करके आए हैं, पहले ये होमवर्क करके आए हैं कि कितने टॉपिक छोड़े जा सकते हैं? जवाब है किसी ने नहीं किया होगा। बहुत कम होंगे जिसने ये होमवर्क किया होगा कि कितने टॉपिक छोड़े जा सकते हैं। हाँ, मैं टॉपिक नहीं छोड़ूँगा, सारे पढ़ के जाऊँगा। सारे पढ़ के जाऊँगा। वहाँ पे जाके एग्ज़ाम में जाके कन्फ्यूज़ हो जाऊँ, समय बर्बाद हो जाए वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सारे पढ़ के जाऊँगा। सारे पढ़ के जाओगे, सारे कर पाओगे? सारे पढ़ के जाओगे, सारे पढ़ पाओगे? अगर आप कहीं घूमने जाते हो, पूरा घर उठा के थोड़ी ले जाते हो। जब आप कहीं घूमने जाते हो, बाहर कहीं, तो क्या पूरा घर उठा के ले जाते हो? पूरे कपड़े उठा के ले जाते हो? नहीं ले जाते ना, क्या करते हो आप लोग? कपड़े आपके ही हैं, पैसे आपके लगे हैं, आपके ही कपड़े हैं। क्या सारे लेके जाते हो? नहीं, जो ज़रूरी होते हैं वो लेके जाते हैं, ताकि आगे जाके आप कन्फ्यूज़ ना हो जाओ। अगर आप 2 दिन के लिए जा रहे हो, 10 दिन के कपड़े नहीं लेके जाओगे, क्यों? आपको पता है 2 दिन में 2 ही ड्रेस या 3 ड्रेस पहनी जा सकती है, 10 तो खाली बोझ मारेगी, सिर्फ़ बोझ बढ़ेगा मेरा, सिर्फ़ बोझ मारेगी। तो वही चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ, फॉर्मेलिटीज़ बंद कर दीजिए, खाना-पूर्तियाँ बंद कर दीजिए। ये खाना-पूर्तियाँ जब तक करते रहेंगे, सिलेक्शन से दूर ही रहेंगे आप लोग। और 80% से ज़्यादा बच्चे ऐसे ही हैं, जो सिर्फ़ खाना-पूर्ति के ऊपर काम करते हैं। ज़्यादातर लोग समाज को दिखाना चाहते हैं कि वो पढ़ रहे हैं। ज़्यादातर के लाइब्रेरी जॉइन करने का मकसद ये होता ही नहीं है कि वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं। वो सिर्फ़ दिखाना चाहते हैं, आस-पास वाले लोगों को दिखे कि बंदा पढ़ तो रहा है, मेहनत तो कर रहा है। परिवार को लगे पढ़ तो रहा है। वो पढ़ तो रहा है, पढ़ तो रहा है, पढ़ तो रहा है। उसके दिमाग में कभी भी ये सीरियसनेस है ही नहीं कि मुझे सिलेक्शन चाहिए। मैं लाइब्रेरी इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे वहाँ से सिलेक्शन मिलेगा। नहीं है, बस वही है। रामलाल गया लाइब्रेरी, अब सोहनलाल भी लाइब्रेरी जाएगा। क्यों? रामलाल गया। उसे कोई मतलब नहीं कि रामलाल क्यों गया है। सोहनलाल रामलाल के पीछे जा रहा है। रामलाल ने लाइब्रेरी जॉइन कर ली, इसलिए मैं भी करूँगा। रामलाल ने एक्स कोचिंग जॉइन कर ली, सोहनलाल भी एक्स कोचिंग जॉइन कर लेगा। रामलाल ने एसआर सैनी मंगा ली, सोहनलाल जी भी एक्स कोचिंग से मंगा लेंगे। ये चलता रहेगा, कॉपी, 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 क्योंकि वो कर रहा है बस मैं करूँगा, उससे मेरा सिलेक्शन आ जाएगा। अपनी स्ट्रेंथ नहीं पता, अपनी वीकनेसेस नहीं पता, अपना तरीका नहीं पता, या तो कॉपी कर रहा है किसी को, या मैंने जैसे कहा खाना-पूर्ति कर रहा है। यही चीज़ें अधिकतर बच्चों में प्रॉब्लम है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है, कॉपी तो इतनी ज़्यादा है पूछो मत। और दूसरा मैंने बता ही दिया फॉर्मेलिटी करने वाला। फॉर्मेलिटी करने वाले की पहचान बता देता हूँ आपको, जैसे मैंने बताया, पहले तो वो पूरा कोर्स माँगेगा, नंबर 1। पहली पहचान आप ये कर लो, किसी से बतला लेना, आप अपने दोस्तों में भी चेक कर सकते हो। पूरा कोर्स जो माँगे, समझ जाओ वो फॉर्मेलिटी कर रहा है, नंबर 1। पूरा कोर्स, अच्छा आपको लगे कि ये कोई गलत माँग थोड़ी है, गलत माँग नहीं है। पूरा कोर्स मिल गया। अब क्या पूरा कोर्स करके जाओगे? और पूरा कोर्स करके जाओगे तो सिलेक्शन आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, पक्की बात है। क्योंकि ज़्यादा पढ़ के जाओगे, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। फिर आपको पेपर में यही नहीं समझ में आएगा कि क्या छोड़ना है और क्या करना है। जबकि पेपर में आपको पता है, हर 3 में से 2 करने हैं और 1 छोड़ना है। एन एवरेज ये करना पड़ता है, 1 छोड़ना भी पड़ता है। जैसे कोई बैट्समैन है, वो ये सोच के जाए कि हर बॉल पे छक्का मारूँगा, तो वो क्रिकेट में अपना करियर नहीं बना सकता। बेटा बढ़िया बॉल भी आती है, बुरी बॉलें भी आती है। आपको ये फ़र्क समझना होता है कि अच्छी बॉल को छोड़ा कैसे जाता है और बुरी बॉल को खेला कैसे जाता है। आपको दोनों समझना होगा। आप ये नहीं कर सकते कि एक बैट्समैन के तौर पे गए, पहली बॉल पे 6, दूसरी पे 6, तीसरी पे 6, ये हाइपोथेटिकल है, ये बिल्कुल इमेजिनरी है। इसका काल्पनिकता से सीधा संबंध है ना? कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सीधा संबंध है, जो ये सोच के जाता है कि सारे 150 पढ़ के जाऊँगा और 150 के 150 पेपर में करके आ जाऊँगा। तो इसका मतलब है वो रियलिटी से बहुत दूर है। अब रियलिटी से बहुत दूर है तो फिर वो रियलिटी में पहुँचेगा कैसे? तो
ये कुछ चीजें ये आप लोगों को, जैसे मैंने कहा, पहला एक कोर्स जो मांग रहा होता है, दूसरा जो ज्यादा नोट्स इकट्ठे कर रहा होता है, एक किताब पढ़ी है वो नहीं पढ़ रहा, दूसरी किताब मंगवा रहा है, फिर दूसरी किताब आने के रास्ते में आ रही है, इतने में वो तीसरी किताब को ऑर्डर कर देगा, या उधर के जाके नोट्स उठा लाएगा, या उस कोचिंग के नोट्स इकट्ठे कर लेगा। जो ये कर रहा है, दूसरी पहचान ये है। तो आप ये 2-3 पहचाने जो है ना, इससे पकड़ सकते हो कि कौन क्या चाहता है। हाँ, और ये कब होता है, फिर ठीक कब होता है आदमी ठीक होता है जब 2-3 बार वो फेलियर होता है ना, तो जितना ज्यादा फेल होता है उतना ज्यादा वो रियलिटी के नजदीक आता चला जाता है ना। पत्थर है रियलिटी, तो जब रियलिटी से सर टकराता है तो आदमी की अक्ल खुल जाती है, दिमाग खुल जाता है। तो ये होता है। तो इसलिए मैं आपको ये, जैसे मैं कहता भी रहता हूँ कि आप एग्जाम दो, फेल हो, जितना फेल होगे उतना आप रियलिटी के नजदीक आओगे, उतना आप इन चीजों से, ये जो फॉर्मेलिटीज है ना, इनसे दूर होते जाओगे। मुझे याद नहीं आता कि अगर कोई बच्चा 3 बार फेल हुआ है इससे पहले, बुरी बात नहीं है, देखो फेल होना बहुत अच्छी चीज है, यही आपको सही में सही क्या है इसका ज्ञान करवाती है। वरना आपको कभी ये समझ में ही नहीं आता जल्दी से कि सही क्या है, वरना आप वही है, खाना पूर्ति में लगे रहते हैं, आपको खुद को भी नहीं पता होता कि आप खाना पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप रियलिटी, आप जाके एक एग्जाम में टक्कर खाई, आपको पता चला कि मुझसे तो 50 ही नहीं हुए, 150 पढ़ के गया था, 50 ही नहीं हुए, तो आपको पहला अक्ल तो ये आ जाती है कि सारा कोर्स करना जरूरी नहीं होता। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप पेपर देते हैं, फेल होते हैं, अक्ल आती चली जाती है ना। अक्ल बादाम खाने से नहीं आती, वही बात है, ठोकर खाने से आती है। तो जितनी ठोकर जल्दी खा लेते हैं उतना रियलिटी के नजदीक आ जाते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि अपना जो मेन जो कोर पार्ट है ना, उस पर फोकस करो, सिलेक्शन वाले पे फोकस करो। हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सब चीजें जस्टिफाई होनी चाहिए हमारे सिलेक्शन के लिए, कि हमारा सिलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे। हम ये कलेक्ट कर रहे हैं इकट्ठा, बुरा नहीं है इकट्ठा करना, लेकिन नोट्स इकट्ठा करना, एक पढ़ा नहीं दूसरा इकट्ठा कर लिया, ऐसा हुआ, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं। आज हमारी कोचिंग का कोर्स लेके बैठे हैं, हमारी कोचिंग का पढ़ रहे, इतने में कोई आके कह दिया यार वाई कोचिंग के पिछली बार 90 सिलेक्शन आए थे, वो फिर वाई कोचिंग वाले नोट्स मंगवा रहे हैं। अब वो 10-15 दिन वाई कोचिंग के नोट्स मंगाएगा, इतने में कोई कहेगा जेड कोचिंग है, तो जेड कोचिंग को पढ़ना शुरू कर देगा। अब उस सोचो, जो थोड़े दिन एक्स पढ़ रहा था, थोड़े दिन वाई पढ़ रहा है, थोड़े दिन जेड पढ़ रहा है, इसका मतलब वो कुछ नहीं पढ़ रहा, वो खाली भाग रहा है। उसे लगता है कहीं बाहर से सिलेक्शन आएगा, कोई बाहर की कोई कोचिंग है वो उसका सिलेक्शन करवा देगी। अपने आप पे कोई विश्वास नहीं है उसको। अगर अपने आप पे विश्वास होता तो वो एक किताब लेके बैठता और एक किताब से सिलेक्शन आ जाता है। मानते नहीं मानते, पक्का मानता हूँ। आप एक किताब लेके बैठ जाओ, सिलेक्शन आ जाएगा। लेकिन वही बात है, जो भटकता है वो भटकता ही है। तो ये चीजें ठीक कर लो, जल्दी ठीक कर लो ये चीजें, समय रहते ठीक कर लोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। वरना मैंने कहा, मुझसे पैसे वसूल करना चाहते हो तो बिल्कुल करो, कोई दो राय नहीं है मेरे से, मैं पूरे पैसे वसूल करके दूंगा, है ना। नहीं तो टॉपिक पढ़ो, समझो कौन सा टॉपिक मेरे लायक है, कौन सा नहीं है, इतना तो अक्ल आप में आ जानी चाहिए। अब एक चीज तो आपको समझ जाना चाहिए, आपने इतने टॉपिक पढ़े, कई टॉपिकों के साथ अच्छा स्वाद रहा, किसी के साथ बुरा रहा, सबके साथ हुआ है। ऐसा नहीं कि हर किसी को सारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, और आ रहे तो झूठ बोल रहे हैं। अगर कोई ये कहता है कि मुझे सारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। कोई टॉपिक अच्छा समझ में आता है, कोई टॉपिक बुरा समझ में आता है, कोई टॉपिक अच्छा समझ में आता है, कोई टॉपिक बुरा समझ में आता है, कोई बहुत बुरा समझ में आता है, कोई बहुत अच्छा समझ में आता है। ये सबके अलग अलग होते हैं। जैसे सारी सब्जियां आती है, घर में हर प्रकार की सब्जियां बनती है, कोई आपको अच्छी लगती है, कोई आपको बहुत अच्छी लगती है, कोई आपको बुरी लगती है, कोई आपको बहुत बुरी लगती है ना। सब्जियों में कोई बुराई है क्या? सब्जियों में कोई बुराई नहीं है, सब्जियों में कोई बुराई नहीं है, ये हमारा टेस्ट है सब्जियों के प्रति, कोई अच्छी है कोई बुरी है। यही गणित के टॉपिकों के साथ है, गणित के कोई टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे, कोई बहुत बुरे समझ में आएंगे, कोई ठीक समझ में आएंगे, कोई ठीक ठाक होंगे। इस तरीके का अनुभव आपका सबके साथ रहेगा, सारे टॉपिकों के साथ आपका ऐसा अनुभव रहेगा। तो अब यहां से काम बनता है आपका शुरू, कि जो टॉपिक आपके अच्छे हैं वो आपको लिस्ट हो कि ये टॉपिक अच्छे हैं, ये मेरी स्ट्रेंथ है। जब मैं पेपर में जाऊंगा, सबसे पहले इन्हीं टॉपिकों के ऊपर जाके इन्हीं के ऊपर कूदूंगा, और यही करूंगा पहले। स्ट्रेंथ पकड़नी होगी हमें, अपनी स्ट्रेंथ पकड़नी होगी। विराट कोहली छक्के नहीं मारता, रोहित मारता ना, सामने चाहे रोहित खेलता रहे, विराट छक्के नहीं मारेगा, विराट छक्के नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि पता है विराट को कि मेरी स्ट्रेंथ छक्का नहीं है, मेरी स्ट्रेंथ चौका मारना है। अगर वो छक्का मारने जाए तो, रोहित को देख के अगर छक्का मारने जाए तो टिक नहीं पाएगा, कैरियर बर्बाद हो जाएगा, उसका कैरियर खत्म हो जाएगा। अगर वो रोहित को देख के विराट छक्के मारने लग जाए तो उसका कैरियर अगले 1 साल में खत्म हो जाएगा, टीम में जगह नहीं बने उसकी। लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं करता,
वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलता है। उसकी स्ट्रेंथ है चौका मारना, वो चौका ही मार रहा है, वो छक्के पे नहीं जा रहा। तो ये आपको समझना होगा कि आपकी अपनी स्ट्रेंथ है, आपकी अपनी वीकनेसेस है, वो आपको अलग से करनी पड़ेगी। किसी की कॉपी करने से वो नहीं आ सकती, और कॉपी करोगे तो मैंने कहा जितनी जल्दी खत्म हो जाओगे, वो और जल्दी है और रफ्तार बढ़ा देगा पतन की तरफ। तो ये चीजें पे कौन काम कर रहा है? मतलब नहीं, हम तो पढ़ते हैं, हम तो सब कुछ बस पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो पढ़ना ही नहीं होता सिलेक्शन। इसलिए मैंने हमेशा कहता हूँ सिलेक्शन होशियार लोगों का नहीं आता, सिलेक्शन समझदार लोगों का आता है। सिलेक्शन होशियार लोगों का नहीं आता, सिलेक्शन समझदार लोगों का आता है ना। ये बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। होशियार बहुत मिल जाएंगे आपको, समझदार चंद मिलेंगे, और बस उन चंद का ही सिलेक्शन आता है। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको समझनी होगी। 3D पढ़ रहे हो, पढ़ो, इसमें भी समझो कि 3D में क्या नहीं पहले पढ़े कोई बात नहीं, एकदम नॉर्मल है ये चीज, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपको कोई सब्जी पसंद नहीं आ रही है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है इसके लिए। किसी डॉक्टर के पास दवाई लेके आओ, डॉक्टर साहब मुझे बड़ी बीमारी हो गई, क्यों? कि मुझे भिंडी पसंद नहीं है। क्या डॉक्टर है इसके लिए? कोई नहीं है। अब आप जबरदस्ती भिंडी को पसंद करना शुरू कर दो, मतलब दिन में 2 बार भिंडी खाऊंगा, 3 बार भिंडी खाऊंगा ताकि भिंडी मुझे पसंद आने लग जाए। अब पता क्या होगा, अब आपको वो और बुरी लगेगी। वो बुरी तो थी ही, आपके लिए पहले से ही भिंडी बुरी थी। अब भिंडी को आपने दिन में 3 बार खाना शुरू कर दिया, तो अब उसका आपके जीवन में और बुरा असर होना शुरू हो गया कि अब तो उल्टी आनी शुरू हो जाएगी आपको। तो वही चीजें, कई चीजें आपके लिए नहीं बनी है, बुरा नहीं है इसके अंदर। कोई चीज आप लोगों के लिए नहीं बनी है तो नहीं बनी है, कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है। छोड़ो उस टॉपिक को, और टॉपिक है आपके पास, आप कर सकते हो ऐसे। पूरी गणित के टॉपिक आपके लिए नहीं बने, कुछ टॉपिक आपके छोड़ने के लिए भी बने, कुछ पढ़ने के लिए भी बने। अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से उनको चुनना या छोड़ना ये आपको सीखना होगा। समझदार बनिए, है ना। तो समझो इस बात को कि इसमें कोई बुराई नहीं है। आपका सर मुझे वो 3D नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, छोड़ दे 3D, नहीं समझ में आई तो और बहुत टॉपिक पढ़े, ठीक है ना, और बहुत टॉपिक है वो पढ़ लो। समझाने की बात है कि ये थोड़ी सी समझदारी जो है ना वो आप अपने लाइफ में ऐड करिए। आप अपने हिसाब से, कोई ये मत मानिए कि ये टॉपिक आपको कम समझ में आया बुरा नहीं है, एकदम ठीक है, ये नॉर्मल है। कोई टॉपिक कम समझ में आना, कोई टॉपिक ज्यादा समझ में आना एकदम नॉर्मल है ना। इसे हेडेक मत लीजिए, सिर को पकड़ के मत बैठ जाइए कि ये टॉपिक मुझे नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं, आप अपनी लिस्ट बनाओ, ओवरऑल जो आपको टॉपिक समझ में आए हैं, ओवरऑल जो आपको टॉपिक समझ में आए, क्या वो 60% से ऊपर दे रहे हैं? बस हो गया काम आपका। अगर आपके टॉपिक जो आपको समझ में आए हैं वो 60% से ऊपर दे रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो गया, बात खत्म। बाकी टॉपिकों पे मत ही देखो, मत करो, या थोड़ा बहुत जो पढ़ लिया उतना पढ़ लिया बस ठीक है, बाकी जो 60% टॉपिक है बस ठीक है। तो एक बार जोड़ तो करके देखो कि आपको जो समझ में आया वो कितना है। तो ऐसा हो तो आप बहुत जल्दी सिलेक्शन के करीब चले जाएंगे, और पूरे कोर्स की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब अभी अक्ल नहीं आई, 1-2 ठोकर की जरूरत है। तो 1-2 ठोकर तैयार रहो, आएंगी, अक्ल आएगी। सिलेक्शन तो अक्ल आने के बाद ही आएगा, सिलेक्शन तो अक्ल आने के बाद आएगा। तो अक्ल अभी कम है तो ठोकर की जरूरत है, ठोकर आने दो, अक्ल आएगी, सिलेक्शन आएगा। ठीक है ना। चलो, तो ये हमारा अगला आ गया। अब हम चलते हैं वृत्त और समतल का प्रतिच्छेद। वृत्त, सॉरी, गोला और समतल के प्रतिच्छेद से जाने वाले गोले का समीकरण। गोले तथा गोले तथा समतल के प्रतिच्छेद बिंदुओं से जाने वाला गोले का समीकरण। अब हम वृत्त नहीं बना रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि जो गोला और वृत्त, गोला और समतल, एक गोला है एक समतल है, ये गोले का समीकरण ले लो S, ये समतल का समीकरण ले लो P, और जो गोला और समतल जहां कट कर रहे हैं वहां से, उन प्रतिच्छेद बिंदुओं से हमें एक गोले को गुजारना है, और वहां से एक गोला नहीं गुजरेगा। आपको याद होगा
2D में हमने ये पढ़ा है कि एक वृत्त और एक रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाले वृत्त, तो बहुत सारे वृत्त बनते हैं, बहुत सारे। ऐसे यहां से भी बहुत सारे गोले बनेंगे, बहुत सारे गोले बनेंगे। इसको कई तरीके से भी कहते हैं, कई इसे ऐसे भी कहते हैं कि वृत्त से गुजरने वाला, वृत्त को समाहित करने वाला गोला, क्योंकि जब गोले को समतल काटेगा तो वृत्त बनेगा, और उस वृत्त को समाहित करने वाले गोले का समीकरण। तो कोई तो ऐसे बोलते हैं, कई ऐसे बोलते हैं कि गोले और समतल के प्रतिच्छेद बिंदु। अब बताओ, गोले और समतल का प्रतिच्छेद बिंदु वृत्त ही तो होगा, तो इसको चाहे तो ऐसे बोल दो कि वृत्त को समाहित करने वाले गोले का समीकरण, वृत्त को समाहित करने वाले गोले का समीकरण, या फिर ये बोल दो कि गोले और समतल के प्रतिच्छेद बिंदुओं से जाने वाले गोले का समीकरण। तो ये दोनों बातें एक ही है, बोलने का तरीका अलग अलग है। भाई किसी की भावनाएं आहत हुई है तो प्लीज माफ करिएगा, क्षमा करिएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हमें आप लोगों को सच ही बताना होता है, जो सत्य है वो आप लोगों तक पहुंचे, ये ज्यादा जरूरी है। किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, सच बोलना बड़ा मुश्किल होता है और इससे मेरे एडमिशन टूटते हैं, मेरी जो आय है उस पर नुकसान पहुंचता है, बिल्कुल सच है। ये उतना ही बड़ा सच है कि अगर आप सच बोलोगे, आप झूठ बोलोगे तो ज्यादा आपके कोर्सेज बिकेंगे, आप सच बोलोगे तो कोर्सेज कम बिकेंगे। लेकिन ओवरऑल की बात करें तो मैं फायदे में ही रहूंगा। तो जरूरी है, देखो बुरा लगता है कई जनों को कि सर ऐसे कह दिया यार, हमें नोट्स कलेक्टर कह दिया यार, हमें ये कह दिया। भाई देखो, बुरा लगे तो लगे, है ना। अच्छे लग के सिलेक्शन नहीं आता, सिलेक्शन बुरा लग के आता है। और ये जो साइंटिफिक स्टडी है वो ये बताती है कि जितना आपका कोच अग्रेसिव होता है, जितना आपका जो कोच पढ़ा रहा है वो जितना सच बोलता है, जितना कड़वा बोलता है, जितना टाइट होता है, जितना सख्त होता है, उतना ही टीम बढ़िया परफॉर्म करती है, ये स्टडी कहती है। जो एनबीए होता है अमेरिका के अंदर, बॉल फेंकने वाला, उस एनबीए के अंदर जो कोच थे, उनकी स्टडी की गई तो पता चला कि जो कोच कुछ नहीं कहता था कि ठीक है जैसा चाहे वैसा खेलो, वो खेलो, वो टीम कम परफॉर्म कर पाती है, बजाय उस कोच के जो ज्यादा चिल्लाता है, ज्यादा डांटता है, ज्यादा ये करता है, क्योंकि वो प्रेशर लाता है लोगों पे ताकि वो अच्छा कर सके। तो कोई बुरा नहीं है, मेरा होना सही है, मेरा आक्रामक होना ज्यादा सही है, आपके ओवरऑल फायदे में रहेगा। तो अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये रहा गोला, ये रहा समतल, दोनों ने काटा, वृत्त बनाया, तो इस वृत्त को सम्माहित करने वाले गोले का समीकरण। और बहुत सारे बनेंगे, एक नहीं, बहुत सारे, बहुत सारे, यूं बोलिए अनंत बनेंगे, अनंत 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 बनेंगे। ये देखिए, अनंत गोले यहां से जाएंगे, इस वर्त को सम्माहित करने वाले अनंत गोले होंगे, लेकिन हर गोले का एक नंबर होगा, वो होगा लैम्डा। और लैम्डा कैसे निकलेगा, ऐसे। अगर आपके पास गोले का समीकरण है, आपके पास समतल का समीकरण है, तो s प्लस लैम्डा पी बराबर 0 कर दो, ये उन सारे गोलों का समीकरण होगा जो गुजरेंगे। इसे प्रतिच्छेदी गोला कह सकते हो आप, प्रतिच्छेदी गोला, इसमें सारे गोले आ जाएंगे, इससे आपके सारे गोले आ जाएंगे। हाँ, भावनाएं आहत होनी चाहिए तभी आदमी सही रहता है। तो ये सारे गोले आ जाएंगे, सारे। हर गोले का एक फिक्स लैम्डा होगा, हर गोले का एक लैम्डा होगा। वो लैम्डा निकालने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा कंडीशन, एक शर्त है, वो सवाल देगा। जैसे इस लैम्डा सबके लिए अलग होगा जितने भी हैं, इवन ये खुद व्हाइट वाला है ना, ये भी इस वर्त को समाहित कर रहा है, तो ये व्हाइट वाले का भी, ये भी उस वर्त को समाहित करने वाला गोला है। ये सारे के सारे गोले हैं, सबके सब गोले हैं। तो हर किसी का अपना अपना एक लैम्डा है, और वो लैम्डा निकालने, हाँ, फैमिली ऑफ द स्पेयर बनेगी, आपको पूरे परिवार मिलेगा, एक पूरा बड़ा सा परिवार जो है ना, वो आपको मिलने वाला है। और हर परिवार के हर सदस्य के लिए अपना एक लैम्डा होगा, हर सदस्य के लिए एक फिक्स लैम्डा होगा। और वो लैम्डा कैसे निकलेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि देखो, जब आप एस प्लस लैम्डा पी लिखेंगे तो आपके सारे गोले बनेंगे, सारे गोले। अब ये इनमें से कौन सा गोला है, इनमें से कौन सा गोला है, जैसे स्कूल में कोई बोले बच्चा, तो सारे बच्चे ही हैं,
स्कूल में बोले सर मेरे बच्चे को बुला दो, तो मेरे बच्चे को बुला दो, सारे बच्चे ही हैं। तो आप थोड़ा ठीक करो उसको कि क्लास कौन सी है, उस क्लास में क्या रोल नंबर है या नाम कौन है, वो बता दो, थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी दे दो, तो हम बता देंगे कि वो बच्चा कौन है और हम बुला देंगे। तो वैसी थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी और दे दो तो हम बता सकें कि कौन सा, क्योंकि ये तो इस तरीके से तो पूरी फैमिली बनेगी। अब इस पूरी फैमिली में से कौन सा आपको चाहिए, एक एक्स्ट्रा जानकारी और दे दो तो हम उसको निकाल के पकड़ा देंगे। तो ये होता है प्रतिच्छेदी गोले का समीकरण, या फिर इसको कई तरीके से बोलते हैं, रिपीट करूं, गोला और समतल के प्रतिच्छेद बिंदुओं से जाने वाले गोले का समीकरण एक, वृत्त को सम्माहित करने वाले गोले का समीकरण, है ना। नंबर 3 प्रतिच्छेदी गोले का समीकरण, ये वृत्त होगा ना, वृत्त को सम्माहित करने वाला। पहले तो ये देखो, ये गोला है, ये समतल है, ये जो बनेगा वो एक गोले का समीकरण होगा। ऑब्वियसली बात है गोला ही बनेगा, ऑब्वियसली बात है गोला ही बनेगा, और गोला ही बनेगा और केवल उन्हीं बिंदुओं से संतुष्ट होगा जो वृत्त के बिंदु होंगे, क्योंकि एस है ना, एस तो इस बिंदु से संतुष्ट हो जाएगा, हो गया, एस तो इस बिंदु से संतुष्ट हो गया, लेकिन पी तो नहीं होगा ना, और दोनों ही जीरो होने चाहिए। दोनों जीरो होने का मतलब एस भी जीरो हो और पी भी जीरो, एस और पी दोनों जीरो हो, ऐसा तो सिर्फ वही बिंदु है जो दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है। दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु पर ही दोनों संतुष्ट होंगे, दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु पर ही दोनों संतुष्ट होंगे, क्योंकि एस यहाँ पे, एस गोले के इस बिंदु पे संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन पी तो नहीं होगा ना। और ये लो, यहाँ पे पी संतुष्ट हो जाएगा इस बिंदु पे, इस बिंदु पे पी संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन एस नहीं होगा। तो एस और पी दोनों कहां संतुष्ट होंगे, वृत्त की सीमा पे, है ना। तो आपको जो बनेगा समीकरण, ये एक गोले का समीकरण बनेगा, ये एक गोले का समीकरण बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं स्पर्श रेखा के समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श समतल का, रेखा रेखा तो नहीं होगी यहाँ पे, सारा काम समतलों में चलेगा। स्पर्श समतल का समीकरण, किसी गोले के लिए स्पर्श समतल का समीकरण। माइनस में लिखने में क्या फर्क पड़ेगा, लैम्डा माइनस हो सकता है, लैम्डा प्लस हो सकता है ना। जैसे अब इसे बात करते हैं, ये देखो, ये जोड़ है या बाकी है, ये प्लस है या माइनस है, ये प्लस है या माइनस है, यहाँ पे नंबर जुड़ेंगे या घटेंगे, यहाँ पे नंबर जुड़ेंगे या घटेंगे, पकड़े हैं, कहानी पकड़ में आ रही है, यहाँ नंबर जुड़ेंगे या घटेंगे। हाँ, आई बात समझ में। तो इसको ये कहना कि यहाँ जुड़ेंगे नहीं, वो डिपेंड करेगा ए और बी पे, ए और बी तय करेंगे कि ये जुड़ेगा या घटेगा, ए और बी तय करेंगे कि ये जुड़ेगा या घटेगा। तो कोई ये सोचे कि ये जुड़ेंगे तो नहीं, ये जुड़ेंगे नहीं, ये ए और बी की वैल्यू बताएगी कि जुड़ेंगे या घटेंगे। तो इसलिए ए प्लस बी का मतलब जोड़ ही नहीं होता, ए प्लस बी का मतलब अंतर भी होता है, क्योंकि जब ए और बी अज्ञात है तब तक ये जोड़ भी हो सकता है और ये अंतर भी हो सकता है ना। ये जोड़ भी है और ये अंतर भी है। नहीं यकीन है तो ट्राई कर लो, ए का मान 3 और बी का मान अगर -2 लें तो ये जुड़ेंगे या घटे, घटे। लेकिन अगर ए 3 होता और बी 2 होता तो ये दोनों जुड़ते, तो इसका मतलब ये जुड़ भी रहे हैं और घट भी रहे हैं, ये जुड़ भी रहे हैं और ये घट भी रहे हैं। तो इसलिए ऐसा ना बोलिए ए प्लस बी जोड़ का ही नाम है, ए प्लस बी अंतर का नाम भी है ना। इसीलिए कोई कहे कि सर, अब यहाँ पे थोड़ा अजीब सा लगता है, कोई कहे सर लैम्डा के आगे माइनस का चिन्ह लगा सकते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये खाली जोड़ नहीं है, ये खाली जोड़ नहीं है, ये अंतर भी है। वो लैम्डा पे डिपेंड करेगा, लैम्डा माइनस आ गया तो ये घट जाएंगे, लैम्डा प्लस आ गया तो ये जुड़ जाएंगे। तो लैम्डा पे छोड़ दो ना, जोड़ना घटाना, लैम्डा अपने आप संभाल लेगा, लैम्डा संभाल लेगा आपके काम को, प्लस माइनस को। जम रहा है।
इसीलिए एक इंपॉर्टेंट रोल जो होता है हमारी मैथ में, हम जोड़ और गुणा, हम जोड़ बाकी नहीं पढ़ते, हम बाकी नहीं पढ़ते क्योंकि बाकी है ही नहीं कुछ, बाकी जोड़ का ही रूप है। ऐसे ही गुणा, अब कोई कहे जैसे मैंने ये लिखा ए बी, ये बताओ गुणा है या भाग है, ये गुणा है या भाग है, समझो बात को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले होता है। जब आप अभी मॉडर्न, जब आप ग्रुप थ्योरी पढ़ने जाएंगे उस समय बहुत जरूरी चीजें काम आएंगी ये। इसीलिए आपने कभी देखा होगा जो फील्ड होता है, अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा है, थोड़ा बहुत याद आ रहा है, तो फील्ड में बाकी नहीं होती, भाग नहीं होता। क्यों नहीं होता, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो गुणा है, ये गुणा नहीं है सिर्फ, ये भाग भी है। गुणा और भाग दोनों आ गए इसमें, इसमें गुणा और भाग दोनों आ गए। अजीब लग रहे हैं? चलो एक समझो बात को, आप अपने घर बना रहे हैं और छत पे जाने के लिए सीढ़ियां बना रहे हैं, छत पे जाने के लिए सीढ़ियां बना रहे हैं, उतरोगे कैसे? छत पे जाने के लिए आपने सीढ़ियां बना दी, उतरोगे कैसे? चढ़ तो जाओगे, उतरोगे कैसे? आपने अपने घर में छत पे जाने के लिए सीढ़ियां बना दी, अब आप उन सीढ़ियों पर चढ़ के छत पे चले जाते हैं, उतरोगे कैसे? उतरने के लिए तो सीढ़ियां है ही नहीं आपके पास। ये यूं बोलूं, आपने घर में एक दरवाजा बना दिया जिससे आप घर के अंदर तो आ सकते हो, बाहर कैसे निकलोगे? घर से बाहर कैसे निकलोगे? घर के अंदर गेट है, आपका मेन गेट है जिसे इंटर करके आप घर के अंदर आ सकते हो। अब घर के अंदर आ गए, बाहर कैसे निकलोगे? बोला सर बाहर, वो जो गेट होता है ना, वो जो अंदर जाने के लिए होता है, वो बाहर आने के लिए भी होता है। जो सीढ़ियां ऊपर चढ़ाती है ना, वो उतारती भी है। हर चीज डबल काम करती है। बस यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो गुणा है वो भाग भी करता है, जो गुणा है वो भाग भी करता है ना, जो गुणा है वही भाग करता है। आपको अलग से भाग बनाने की जरूरत नहीं है, अलग से भाग बनाने की जरूरत नहीं है, वही भाग कर देगा। तो इसलिए भाग पढ़ने की जरूरत नहीं होती है आपको, आप गुणा पढ़ो, भाग उसमें कवर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि घर में 2 गेट बनाने की जरूरत नहीं है कि एक से अंदर एक से अंदर आए और एक से बाहर जाए, वही गेट काम आ जाएगा। सीढ़ियां भी वही काम आ जाएंगी, बस रिवर्स में चला दो, उसको रिवर्स में चला दो। जैसे आप ऊपर गए थे उसको उल्टा कर दो, तो आपका आने का प्रोग्राम बन जाएगा। जो सीढ़ियां आपको ऊपर लेके गई है, जिस दिशा में लेके गई है उसका अपोजिट करो, तो आप नीचे आ जाओगे। जिस गेट से आप इंटर किए थे डायरेक्शन बदल दो, रिवर्स हो जाओ, बाहर निकल जाओगे। सिंपल सी कहानी। तो यही चीज है, इसीलिए जोड़ के साथ बाकी इन्वॉल्व होता है और गुणा के साथ भाग इन्वॉल्व होता है, आपको जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए हम फील्ड को बोलते हैं, याद होगा आपने फील्ड में, थोड़ा बहुत याद आता हो, ज्यादा जोर मत डालिएगा। फील्ड में माइनस का और भाग का नाम नहीं आता। जब आप फील्ड पढ़ते हैं तो उसमें माइनस और भाग नहीं आता। क्यों नहीं आता? जरूरत ही नहीं पड़ती। कौन माइनस, है ना? अगर कोई आप कहो भैया नीचे उतरने के लिए अलग, नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां हैं, तो लोग कहेंगे मजाक कर रहा है, बकवास कर रहा है, नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां वही तो है जिससे चढ़ा हूं, है ना? कोई देखा कभी ऐसे? और देखोगे तो कितना अजीब लगेगा आपको। तो इसके साथ अपने आप ही वो गेट तैयार हो जाता है, अलग से गेट नहीं बनाना पड़ता, वही गेट तैयार हो जाएगा। हाँ कोई अलग परिस्थिति हो, भीड़ ज्यादा हो और हो, तो आपने 2 गेट बना दिए कि भैया ठीक है एंट्रिंग एग्जिट, वो अलग स्पेशल केस हो गया। वरना नॉर्मली जो गेट आप एंट्रिंग के लिए बनाते हैं वो एग्जिट के लिए अपने आप बन जाता है, अपने आप वो एग्जिट के लिए बन जाता है। जो सीढ़ियां ऊपर ले जाती है वो ऑटोमेटिकली नीचे भी उतारती है, आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं होती। बस ये चीज है। आज वापस आते हैं, स्पर्श समतल का समीकरण। कोई गोला आपको दिया गया है और उसको टच करते हुए समतल का समीकरण आपको बनाना है। ये आपका गोला ले लो और गोले का समीकरण बड़े वाला ले लो। ये आपके गोले का समीकरण हो गया। अब इस गोले को ये एक समतल है जो टच करके जा रहा है और ये यहां टच कर रहा है। ये लो, ये जो है समतल, ये इसको यहां से छूते हुए निकल गया और जिस बिंदु पे छूते हुए निकला है वो बिंदु x1 y1 z1 है।
और अगर छूते हुए निकला है इसका मतलब है दोनों ने मिलकर एक कॉमन पॉइंट बनाया है, दोनों ने मिलकर एक कॉमन पॉइंट बनाया है ना। याद करो, अगर टच कर रहा है इसका मतलब है कि वो जो गोला है और वो जो समतल है दोनों ने एक कॉमन पॉइंट क्रिएट किया है ना। अगर ये कॉमन, अगर गैप होता तो कॉमन पॉइंट नहीं होते, इसके पॉइंट अलग और इसके पॉइंट अलग, जब दोनों टच करेंगे तो एक पॉइंट लाइट जल जाएगी, उस जगह पे बल्ब जल उठेगा। ये जो बल्ब जल उठा है जहां पे, वो गोले पे भी है, वो समतल पे भी है। तो ये स्पर्श बिंदु की खास बात ये होती है कि वो हमेशा दोनों पे होता है और इकलौता होता है। बड़ी बात, इकलौता होता है। स्पर्श बिंदु दो नहीं हो सकते। दो कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। दो हो सकते हैं? दो कैसे हो सकते हैं? तो हमेशा स्पर्श बिंदु इकलौता होता है, दोनों पर होता है ना। ये इसकी खास बात है। तो अब समीकरण निकाल लेते हैं, स्पर्श समतल का समीकरण। ये आपका समतल का, स्पर्श समतल का समीकरण आ गया। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ दुआ तिया नहीं है, ये मेरी तरफ से एक्स्ट्रा लगा दिए गए। ये ये खाली u है, ये यहाँ v है, ये w है, बस ये ठीक कर लो। ये आ गया आपके पास स्पर्श समतल का समीकरण। क्या करना है आपको अपने गोले में से जाके u v w और d जो है वो निकाल लाना है, निकाल के यहाँ रख देना है, और साथ में जो x1 y1 z1 जो स्पर्श बिंदु है वो रख देना है, और ये रखते ही आपको वो स्पर्श समतल का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। एक स्पेशल केस लेते हैं, अगर गोले का समीकरण इतना बड़ा ना हो, वो मूल बिंदु वाला गोला हो जिसकी त्रिज्या r हो, तो एक को स्पेशल केस बन जाएगा छोटा, इतने बड़े समीकरण की तरफ नहीं आना पड़ेगा। लेकिन जब समीकरण वैसा होगा तो, जब वैसा होगा तो गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये है कौन सा? जिसका केंद्र मूल बिंदु पे होता है, त्रिज्या आर होती है। स्पेशल केस, जब केंद्र मूल बिंदु पे लेते हैं, जब केंद्र मूल बिंदु पर लेते हैं, ये आर है, 0 0 0 और आर, तो आपके समीकरण हो जाएगा स्पर्श बिंदु पर, ये स्पर्श बिंदु ले लो x1, वर्त को गोला समझिएगा, लाइन को समतल समझिएगा, तो x1 y1 z1, तो स्पर्श समतल का समीकरण हो जाएगा इस केस में छोटा वाला आ जाएगा स्पर्श समतल का समीकरण। ये लो, x1 y1 z1 बराबर आर स्क्वायर, x1 y1 z1 बराबर आर स्क्वायर, x1 y1 z1 बराबर आर स्क्वायर। क्योंकि देखो वैसे कोई अलग नहीं है, ये u का मान इसमें होगा नहीं तो वो जीरो हो गया, v का मान होगा नहीं वो जीरो हो गया, w का मान नहीं होगा वो जीरो हो गया, d का मान माइनस आर स्क्वायर हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कोई अलग है और इसमें कोई अलग है, आप वो भी लगा सकते हो, वो वाला लगाओगे तो उससे भी यही बनेगा। लेकिन एक सीधा याद रखना हो तो डायरेक्ट याद रह जाए, बस इसलिए ये करते हैं, है ना। लेकिन गणित में कोई भेदभाव नहीं है, तो ये सोचो कि बस वो
वो तो केवल तब लगता है जब बड़े वाला हो, और ये तब लगता है जब छोटे वाला हो ना, वो सब पे लगता है। वो जो पहले वाला पड़ा है वो सब पे लगता है, उसमें ये भी कवर हो जाएगा, है ना। ये तो सिर्फ टाइम बचाने के लिए कि जल्दी से आप ऐसा बना सको, वरना उससे भी कर सकते हो। आगे स्पर्श करने की शर्त। कोई समतल अगर हमें दिया गया है तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो स्पर्श करता है या नहीं करता है। स्पर्श करने की शर्त। स्पर्श करने की शर्त। स्पर्श करने की शर्त। अगर कोई समतल किसी गोले को टच करता है या काटता है या दूर से जाता है, इसका पता कैसे लगेगा। तो वो वर्त वाली शर्तें ही है जो आप वर्त में लगाते थे। अगर काटता है तो आपको 2 प्रतिच्छेद बिंदु मिलेंगे, टच करता है तो 1 बिंदु मिलेगा, कुछ नहीं करता है तो कुछ नहीं मिलेगा। स्पर्श करता है तो आपको एक ही पॉइंट मिलेगा, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु एक ही होगा, दोनों एक दूसरे को सिर्फ एक ही बिंदु पे काटेंगे। लेकिन अगर काटता है तो 2 अलग अलग बिंदु मिलेंगे, 2 अलग अलग। और अगर नहीं काटता है तो आपको कोई बिंदु नहीं मिलेगा। तो 2 प्रतिच्छेद बिंदु, इस बात की पहचान है। 2 प्रतिच्छेद बिंदु, इस बात की पहचान है कि दोनों कट करते हैं। एक बिंदु मतलब स्पर्श करते हैं, और कोई बिंदु नहीं मतलब दूर से जा रहा है बिना रामा क्षमा करे। ये स्थिति होगी। अब लेकिन ये जो प्रतिशत बिंदु निकालने वाला काम है ये बड़ा खतरनाक है। क्यों? एक तो हमारा गोला इतने बड़े बड़े होते हैं, है ना। एक तो हमारे गोले इतने बड़े बड़े होते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2 ux 2 vy 2 wz प्लस जी बराबर 0। फिर समतल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन बराबर 0। अब इतने 2 बड़े बड़े समीकरण को हल करना और प्रतिशत बिंदु निकालना मजाक थोड़ी है। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। अब प्रैक्टिकल मेथड की बात करें तो हम वर्त वाली शर्त लगाएंगे जो वर्त में लगाते थे, जो हम वर्त में लगाते थे। केंद्र से लंब डालेंगे, केंद्र से डाला गया लंब, केंद्र से डाला गया लंब अगर त्रिज्या से छोटा है, त्रिज्या से छोटा है तो रेखा काट रही है, त्रिज्या और लंब बराबर है तो स्पर्श कर रही है, और त्रिज्या छोटी है और लंब बड़ा है तो दूर से जा रही है। तो हम केंद्र से लंब डालने वाली जो स्थिति है, जो हमारी 2D वाली स्थिति है, वो लगा के चेक करेंगे। इस केस में आपका लंब देखो इतना सही था क्योंकि रेखा यहां तक थी तो लंब ये हो गया। अगले वाले केस में आपका लंब जो है वो इतना हो गया, त्रिज्या के बराबर हो गया। और थर्ड केस में आप देख सकते हो कि जो लंब है वो इतना बड़ा हो गया। त्रिज्या तो बदलनी है नहीं, त्रिज्या तो बदलनी है नहीं। तो आपका जो लंब है वो त्रिज्या से छोटा आता है या बड़ा आता है या बराबर आता है, कौन सा आता है, उस स्थिति से आप चेक कर सकते हैं। ये ज्यादा आसान तरीका इस पे रहता है, फटाफट आपको पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं। प्रतिशत बिंदु वाला तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि करेगा या नहीं करेगा। हाँ अगर काटेगा तो सर्कल बनेगा, शाबाश बहुत बढ़िया। आपको अजीब लगेगा लेकिन जब यहाँ पे भी टच करेगा तो सर्कल बनेगा, 0 त्रिज्या का सर्कल बनेगा। यहाँ पे जब टच करेगा ना, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब समतल काटता है तो सर्कल तो बनता ही बनता है। सबसे बड़ा सर्कल तो यहाँ बनता है, सबसे बड़ा जब एकदम केंद्र से काटता है तो सबसे बड़ा सर्कल बनता है, इसको ग्रेट सर्कल कहते हैं, द ग्रेट सर्कल। हिंदी में बोलते हैं वृत्त वृत्त। वृहत वृत्त, ग्रेट सर्कल। हाँ द ग्रेट सर्कल, ग्रेट सर्कल है ना, नाम रखता अच्छा। ग्रेट सर्कल क्यों कहा गया कि जो समतल काटेगा उसमें से सबसे बड़ा सर्कल यही होगा जब वो सेंटर से काटेगा, उस समय आपको सबसे बड़ा सर्कल। अदर केस में वही वाला आलू वाला एग्जांपल ले लो, चाकू से काटो, सबसे बड़ा जो सर्कल बनेगा वो तब बनेगा जब सेंटर को स्लाइस काटोगे, सेंटर के स्लाइस काटोगे तो सबसे बड़ा सर्कल मिलेगा। इसको ग्रेट सर्कल या वृत्त वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो वृत्त वृत्त है इसका कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको क्यों जरूरी है, थोड़ा सा इसके एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, अगर आप खेत में हो,
और आप, ये आपका खेत है, ठीक है। खेत में आप किसी बिंदु ए पर खड़े हो और आपको किसी बिंदु बी पर जाना है। याद रखिए आप खेत में हो, फील्ड पर हो, फील्ड पर हो मतलब समतल पर हो, क्योंकि हमारा खेत समतल होता है, हमारा खेत जो है वो समतल होता है। अरे होता कितना है, समतल तो नहीं होता, होता तो घुमावदार ही है, लेकिन होता कितना, 10 बीघा, 20 बीघा, 100 बीघा, 150 बीघा, 400 बीघा। और जो पृथ्वी का साइज है उसके हिसाब से 400 बीघा या 1500 बीघा भी हो या 2000 बीघा भी हो, तो वो ज्यादा फर्क नहीं डालता, सीधा सही होता है। तो सीधा है नहीं, सीधा नहीं, थोड़ा तो कर्व है, लेकिन इतना छोटा है कि वो कर्व दिखता ही नहीं है। वो कर्व आपको तब दिखता है जब बड़ा होता है, बड़े साइज में कर्व दिखता है। पृथ्वी गोलाकार ही है, पृथ्वी गोलाकार ही है, लेकिन आपका खेत का साइज इतना छोटा होता है कंपेयर टू पृथ्वी के, कि वो फ्लैट ही दिखता है ना। तो इसलिए आप अपने खेत में होंगे तो वो समतल जैसा ही दिखेगा। और समतल में अगर आप ए पॉइंट पर खड़े हैं और किसी पॉइंट पी पर जाना है, तो आपका सबसे छोटा रास्ता होगा रेखा। आप रेखा से होते हुए जाइए, ये सबसे छोटा रास्ता आपका रहेगा ए से बी जाने का। जो सरल रेखा, आप ए से बी के बीच में रेखाएं खींचिए, और ऑब्वियसली बात है ए से बी के बीच में एक ही रेखा खींचेगी, तो वो जो एक रेखा है वो खींचिए, और वो रेखा जो है वही आपका पथ होगा, वो सबसे छोटा पथ होगा। बाकी आप किसी से भी चले जाइए, आपकी दूरी ज्यादा ही होगी, यही सबसे छोटी दूरी होगी। लेकिन इन केस ये कहानी बदल दें और गोले की बात करें, पृथ्वी की, और हवाई जहाज उड़ रहे हैं, इंडिया से कोई हवाई जहाज उड़ता है और अमेरिका जाता है 18 घंटे की ट्रेवलिंग करके। अब अब मामला फंसा, भयंकर फंसा। आप मान लीजिए यहाँ है और अमेरिका है, इंडिया और अमेरिका में लगभग 10.5 घंटे का गैप है, 10.5 घंटे का गैप है हमारे और अमेरिका के बीच में। इसका मतलब है, आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा होगा। अगर हमारे रात के 12 बज रहे हैं तो वहां पे सुबह के 10:30 बज रहे हैं, अगर हमारे यहाँ रात के 12 बज रहे हैं तो वहां पे सुबह के 10:30 बज रहे हैं। तो इसका मतलब है, ये सीधा समझाता है कि एक हम जो हैं सूर्य के सामने हैं तो वो सूर्य के पीछे हैं, और वो जब सूर्य के आगे आएंगे तो हम सूर्य के पीछे चले जाएंगे। इसका मतलब है, जब वो दिन देख रहे होंगे तो हम रात देख रहे होंगे, वो रात देख रहे होंगे तो हम दिन देख रहे होंगे, यानी हम जस्ट अपोजिट एंड पे होंगे, है ना। तो अब एक फ्लाइट उड़ती है, अब एक फ्लाइट उड़ना शुरू करती है। मेरी फ्लाइट देखना थोड़ी सी, ये लो फ्लाइट, ठीक बनाइए। अब ये फ्लाइट है, ये उड़ती है और इसको ए से बी जाना है। अब ये बहुत दूरी तय करने वाली है, बहुत ज्यादा दूरी है। तो समझ में आ गया होगा कि जब एक पृथ्वी के इधर है और एक पृथ्वी के पीछे है, इसका मतलब दूरी तो बहुत तय करने वाली है। और बहुत दूरी तय करने वाली, तो अब तो कर्व दिखेगा ही दिखेगा, अब तो वो कर्व दिखेगा ही दिखेगा। अब बताइए कि ए से बी जाना हो तो सबसे छोटा मार्ग क्या है। अगर आप कहो कि रेखा है, तो इसका मतलब है हवाई जहाज धरती में छेद करता हुआ जाएगा, है ना। अगर आप कहते हो कि सरल रेखा सबसे छोटा है, तो गोले के अंदर सरल रेखा का क्या मतलब होता है, छेद करते हो जाएंगे आप। मतलब पहले ड्रिल करवाएंगे, फिर हवाई जहाज को उसके अंदर घुसेड़ेंगे, फिर जोर लगाएंगे, चल पहुंच जा वहां पे, है ना। ऑब्वियसली बात है, सरल रेखा तो नहीं होगा, क्योंकि सरल रेखा होने के लिए आपको सुरंग खोदनी पड़ेगी। सरल रेखा करने के लिए सुरंग खोदनी पड़ेगी, सिर्फ सुरंग ही नहीं खोदनी पड़ेगी, अंदर लावा भी है, ये आग के फ्लेम भी है, किसी ने आग जलाई हुई है अंदर, किसी ने अंदर आग लगाई हुई है। तो सोच लेना, जहाज गया तो अगर जहाज अंदर गया तो कोई और ही शेप आएगा बाहर। तो समझ, ये तो प्रोग्राम नहीं बैठेगा। अब क्या करेंगे, अब आप कौन से रास्ते से जाएंगे जो सबसे छोटा पड़े। तो जवाब ये है कि गोले के अंदर सबसे छोटा रास्ता ग्रेट सर्कल होता है। वो जो 2 पॉइंट्स है, उन 2 पॉइंट्स को मिलाने वाला जो ग्रेट सर्कल है, आप ऐसा सर्कल ड्रॉ करो उस गोले के ऊपर जो केंद्र से जाता हो। केंद्र से जाने वाला उन दोनों बिंदुओं को याद रहे, एक तो ग्रेट सर्कल होना चाहिए, एक ए और बी से जाना चाहिए। दो शर्तें, नंबर एक, ऐसा व्रत, तब आपका जो एयरलाइंस वाले हैं वो अपना पथ ऐसे ढूंढते हैं, एक व्रत बनाते हैं, व्रत ए बी से गुजरता है, नंबर एक। नंबर दो, वो ग्रेट सर्कल है, मतलब वृत्त वृत्त है, बस ये उनका पथ होता है। इस पथ से वो जाते हैं क्योंकि ये पथ सबसे छोटा पथ होता है, ये पथ
सबसे छोटा पथ होता है ए से बी जाने के लिए। जब भी आप हवाई जहाज का पथ देखेंगे तो आपको ये वाला पथ जो है वो मिलेगा, क्योंकि इसमें ईंधन, ये कोई हमारे भले के लिए नहीं कर रहे हैं, हाँ, ठीक है ना, हमारे भले के कुछ नहीं है। यहाँ पे दूरी कम होगी तो ईंधन कम जलेगा, समय कम लगेगा, आप जल्दी पहुंचोगे, बस। कोई आसान नहीं है ये, है ना। तो समझने की बात है कि अप्लाइड में कैसे यूज होता है ये वृत्त वृत्त का, क्योंकि गोले के अंदर सबसे छोटा मार्ग एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने का वृत्त वृत्त होता है। वृत्त वृत्त सबसे छोटा मार्ग होता है। वृहत वृत्त के अलावा आप कोई भी पथ यूज करेंगे वो लंबा ही होगा। जमी बात? जम गई? समझ में आ गया आइडिया कि वृत्त वृत्त क्यों जरूरी है? अब कई कहते हैं कहाँ काम आते हैं, कहाँ काम आते हैं। भाई 5वीं 6वीं तक पढ़ते हो, 10वीं तक पढ़ते हो, कहाँ काम आएंगे आपके? जब आप आगे जाएंगे तो हर चीज काम आ रही है। जो नहीं काम आई है, चलो मान लेते हैं कुछ काम नहीं है, तो चिंता मत करो, आने वाले कुछ सालों में कहीं ना कहीं वो काम आ ही जाएगा और जबरदस्त काम आएगा। तो आ जाओ वापस चलते हैं। वृत्त वृत्त वाला हो गया है, स्पर्श भी करवा दिया है, काम तो ठीक कर दिया हमने। अब वो ध्रुव और ध्रुवीय और ले लेते हैं, पोल एंड पोलर। ध्रुव और ध्रुवी, अगर ये कोई गोला है और गोले के अंदर या बाहर कोई पॉइंट ए है, उस ए पॉइंट से प्रतिच्छेदी रेखाएं खींची जा रही हैं जो गोले को पी पर और क्यू पर काटती हैं। तो एक बिंदु आर इस प्रकार से लिया जाए, एक बिंदु आर इस प्रकार से लिया जाए कि आर बिंदु जो है वो एपी दूरी और ए क्यू दूरी का हरात्मक माध्य हो। इस एपी दूरी और इस ए क्यू दूरी का हरात्मक माध्य ए आर हो। एक बिंदु आर इस प्रकार से लिया जाए, एक बिंदु आर इस प्रकार से लिया जाए कि ए आर बराबर हो इन दोनों का हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य यानी 2 गुणा एपी गुणा ए क्यू बटा एपी प्लस ए क्यू। याद रखिएगा ध्रुव और ध्रुवी की परिभाषा ये कोई नई नहीं है, आप लोगों को याद होगा, इसकी बहुत परिभाषाएं हैं ध्रुव और ध्रुवी की। वो परिभाषा, एक परिभाषा ये भी है कि आपका जो ध्रुव होता है वो जिन 2 दूरियों में उसको काटता है, उस दूरी का जो हरात्मक माध्य है उससे एक समतल गुजरेगा। इस तरीके से आप अलग अलग प्रतिच्छेदी रेखाएं खींचेंगे, क्योंकि अब तो एक खींची है, दूसरी खींचेंगे, इसका आर अलग आएगा, इसका आर अलग आएगा, इसका आर अलग आएगा, इसका आर अलग आएगा। तो जब सारे आरों को मिलाओगे तो आपका एक समतल बनेगा। जब सारे आर को मिलाओगे तो एक समतल बनेगा। ये समतल ध्रुवी कहलाता है और ये पॉइंट जो बैठा बैठा ये सब कर रहा है, जिसकी वजह से ये सब हुआ है, वो ध्रुव कहलाता है। वो ध्रुव कहलाता है। ये ध्रुव है, वो ध्रुवी है। ठीक है, इसका समीकरण उसी तरीके से आएगा जिस तरीके से स्पर्श रेखा का, स्पर्श समतल का समीकरण आता है। जैसे आपका स्पर्श समतल का समीकरण आता है बिल्कुल वैसे ही आएगा। तो ध्रुवी का समीकरण वही होगा जो स्पर्श तल का होगा, वही फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे यूज होगा। ये लो, बस क्लास को यहीं खत्म करते हैं वरना अगली क्लास का टाइम हो जाएगा। आज क्लास वैसे भी लेट स्टार्ट हुई है, तो उम्मीद करता हूँ कि 3D वाला जो आइडिया है वो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत धीरे धीरे आ जाएगा, जितना पचाया जा सके, थोड़ा बहुत मेहनत करके जितना पचाया जा सके पचाना। नहीं अगर सेट हो ज्यादा तो ज्यादा लोड मत लेना, है ना, ज्यादा लोड मत लेना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही टॉपिक सारा है। अपने हिसाब के अपना जोड़ बाकी मिलाते रहो, बनाते रहो, बस समझदारी दिखाते रहो, है ना। अपना जोड़ बिठाए रखो, बस अपने जोड़ पे फोकस करो, आपका जोड़ नहीं बिगड़ना चाहिए। हाँ, अगर 1-2 टॉपिक आपके रह जाते हैं मेरे पास तो उधारी लिखवा के चले जाना कि ये 2-3 टॉपिक है सर आपके रह गए हैं आपके पास, मैं उनको संभाल के रख लूंगा। जब आप बाद में कभी आएंगे तो मैं आपको लौटा दूंगा, तो इसलिए टेंशन ना करिएगा। उधारी समझ लूंगा मैं कि 2-3 टॉपिक आपके मेरे पास है।
तो समझदारी दिखाइएगा। कुल मिला के बात यही है।